नेपाल के पीएम बालेन शाह ने इंडिया को लेकर ऐसा क्या कह डाला कि नेपाल में ही उनके अगेंस्ट लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। क्या इंडिया नेपाल रिलेशंस बेटर होने वाले हैं या दोनों देशों के बीच दोस्ती का रास्ता हमेशा के लिए हो जाएगा बंद? नमस्कार, मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब न्यूज एंड एनालिसिस के इस पहले एपिसोड के दूसरे सेगमेंट में। लेकिन उससे पहले आज के पहले और मेन सेगमेंट, जिसका नाम हम जल्द ही डिसाइड करेंगे, में आपको बताते हैं यूपी में 2027 में ड्यू इलेक्शंस कैसे धीरे धीरे पॉलिटिकल स्फीयर की बड़ी खबरों में आना शुरू हो गए हैं एंड हाउ यूपी इज हियर टू स्टे इन फ्रंट पेज फॉर अराउंड 7 to 8 months और सो फ्रॉम नाउ। बड़ी खबर यह है कि यूपी को 4 साल में पहली बार परमानेंट डीजीपी मिला है। 2022 के बाद से अब तक 5 डीजीपी आ चुके हैं और इनमें से 4 तो इंटरिम डीजीपी रहते रहते ही रिटायर हो गए। डीएस चौहान, आरके विश्वकर्मा, विजय कुमार और प्रशांत कुमार, ये चारों ऐसे नाम हैं जो फुल टाइम डीजीपी बन ही नहीं पाए और इंटरिम रहते हुए रिटायर हो गए। आज राजीव कृष्ण, जो अब तक इंटरिम डीजीपी थे, उन्हें परमानेंट डीजीपी बना दिया गया है। उनका नाम यूपीएससी से क्लियर होकर आया, यानी कि सेंटर से भी हरी झंडी मिल गई और तभी उन्हें फुल टाइम चार्ज भी मिला। अब सवाल ये कि इसका 2027 के इलेक्शन से लेना देना क्या है। देखिए, कनेक्शन गहरा है। राजीव कृष्ण सरकार और सीएम की पहली पसंद थे और उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हीं का नाम क्लियर करके साफ मैसेज दे दिया। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर के लिए कौन सही और सूटेबल है, ये योगी आदित्यनाथ ही तय करेंगे और ये मैसेज मायने रखता है। 2017 से 2026 तक देखें तो योगी की सबसे बड़ी यूएसपी यही रही है, लॉ एंड ऑर्डर पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जहां जरूरत पड़ी वहां एनकाउंटर हुए, जहां जरूरत पड़ी वहां बुलडोजर चले और इसी वजह से पूरे देश में योगी की इमेज एक ऐसे सीएम की बनी जो कि लॉ एंड ऑर्डर हर कीमत पर बनाए रखता है। तो 2027 से पहले यूनियन गवर्नमेंट ने भी क्लियर कर दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सेंटर और स्टेट के बीच कोई टकराव नहीं है और इस मामले में अपर हैंड योगी का ही है। मजेदार बात ये कि बीते 4 साल से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी सब परमानेंट डीजीपी ना होने पर बीजेपी सरकार को घेरते रहे थे, लेकिन अब इलेक्शन से करीब 7 महीने पहले वो पेच निकल गया है और यूपी को परमानेंट डीजीपी मिल गया है। यानी ये भी 2027 से पहले सेंटर का एक और बड़ा पॉलिटिकल मैसेज। अब सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले यूपी में 6 मिनिस्टर्स को डिपार्टमेंट अलॉटमेंट हुआ। जिस तरह तमाम चर्चाओं को किनारे रखकर डिपार्टमेंट बांटे गए, उससे भी यही मैसेज निकला। दिल्ली ने अब योगी को फ्री हैंड दे दिया है और जो डिसीजन उन्हें ठीक लग रहा है वो ले रहे हैं। अब बीजेपी की बात। पार्टी 2027 में एक नई और यंग टीम के साथ मैदान में उतरेगी। सारी माथापच्ची हो चुकी है, बस लिस्ट का इंतजार लंबा खिंचता जा रहा है और माना जा रहा है कि देरी के पीछे कुछ नामों पर फंसा पेच है। इस बार खास फोकस ये है कि स्टेट प्रेसिडेंट पंकज चौधरी की टीम अखिलेश यादव के पीडीए की कार्ड तैयार कर रही है। बीजेपी की स्टेट ऑफिशियल टीम में कुल 42 मेंबर्स होते हैं, 7 स्टेट जनरल सेक्रेटरी, 18 स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, 16 स्टेट मिनिस्टर्स और 1 ट्रेजरर। चर्चा है कि इस बार बैकवर्ड क्लासेस को प्रायोरिटी मिल सकती है और महिलाओं को भी ज्यादा मौका। अभी बीजेपी की स्टेट टीम में 11 महिलाएं हैं, लेकिन इस बार ये नंबर बढ़कर 14 के आसपास पहुंच सकता है और यही वजह है कि किसका सिलेक्शन होगा और कौन टीम में फिट बैठेगा, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। एक और बड़ी वजह, यूपी के सभी 6 रीजनल प्रेसिडेंट्स भी बदले जाएंगे और वो नाम भी स्टेट टीम के साथ ही अनाउंस होंगे। लेकिन 2 एरियाज में नामों पर सहमति नहीं बन पा रही है और इसीलिए देरी हो रही है। इसके अलावा यूपी में बीजेपी के जो 7 अलग अलग फ्रंट हैं,
उन सब के हेड्स का सिलेक्शन भी इसी वक्त होगा। वहां पर भी कोशिश यही है कि कास्ट बैलेंस और रीजनल इक्वेशन सज जाए। एक और रीजन ये भी है कि कई डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव के सिलेक्शन में गड़बड़ियां सामने आई थी और इसीलिए स्टेट प्रेसिडेंट पंकज चौधरी और जनरल सेक्रेटरी धर्मपाल सिंह कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि टीम सिलेक्शन में कोई गलती ना हो ताकि बाद में कोई उंगली ना उठा सके, और इसीलिए बार बार दिल्ली जा रहे हैं, टॉप लीडरशिप को लिस्ट दिखा रहे हैं और शायद वहां से लिस्ट में चेंजेस के लिए कहा गया है। अब समाजवादी पार्टी 2027 के लिए अखिलेश यादव भी पूरी तैयारी में है। सरकार को टारगेट करना लगातार जारी है और खास तौर पर वो पीडीए फॉर्मूला जिसने 2024 में जीत दिलाई, उसी को आगे भी लेकर चल रही है। हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही मुद्दा छाया रहा। अखिलेश ने सिर्फ पीडीए के साथ हुए अन्याय की बात की, कहा कि गवर्नमेंट जॉब्स में पीडीए का रिजर्वेशन छीना गया और बुलडोजर भी सिर्फ पीडीए वालों के यहां पर ही चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, अखिलेश इलेक्शन से पहले सर्वे भी करा रहे हैं, किस कैंडिडेट को टिकट दे ताकि सीट निकल सके। एक सर्वे कंपनी उनके लिए काम कर रही है। हालांकि कुछ दिन पहले अखिलेश ने कहा था कि आईपैक का खर्चा ज्यादा है और उनके पास इतना पैसा नहीं, इसीलिए आईपैक को सर्वे का काम नहीं दिया, लेकिन एक दूसरी कंपनी को जरूर साथ में जोड़ा है। ये फॉर्मूला नया नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भी अखिलेश ने कई सीटों पर सर्वे करवाकर ही कैंडिडेट चुने थे और उसका फायदा भी मिला था। अब बिल्कुल वैसी ही तैयारी 2027 के लिए, सर्वे होगा और उसी के बेसिस पर कैंडिडेट का सिलेक्शन। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालेन शाह ने कल यानी कि संडे को पहली बार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को एड्रेस किया। इस दौरान वो कुछ ऐसा बोल गए जिसे लेकर अब एक नई कंट्रोवर्सी में नेपाली पीएम फंसते नजर आ रही हैं। इस कंट्रोवर्सी का इंडिया कनेक्शन क्या है और आखिर क्यों नेपाल में ही बालेन शाह को अब क्रिटिसाइज किया जा रहा है, आइए जानते हैं। नेपाल के पार्लियामेंट में बालेन शाह से एक सवाल पूछा गया। अकॉर्डिंग टू बीबीसी, बालेन शाह ने इसके जवाब में कहा कि सिर्फ इंडिया ने ही नेपाली एरियाज पर कब्जा नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी इंडिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया है। शाह ने आगे कहा कि पीएम बनने के बाद ही उन्हें ये सब पता चला। बस फिर क्या था, बालेन शाह को न सिर्फ अपोजिशन पार्टीज की ओर से बल्कि सोशल मीडिया पर भी जमकर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। कई नेपाली डिप्लोमेट्स का कहना है कि बालेन शाह के इस स्टेटमेंट ने काला पानी, लिपियाधुरा और सुस्ता पर नेपाल के क्लेम को वीक कर दिया है। कई अपोजिशन के लीडर्स ने तो बालेन शाह के इस स्टेटमेंट को इतना खराब कहा कि उन्होंने इसे पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से हटाने तक की मांग कर दी। नेपाली कांग्रेस के लीडर वासना थापा ने कहा, हमें जल्दी बताया जाए कि कौन से पार्ट को इनक्रोच किया गया है, ये बेहद सीरियस और ऑब्जेक्शनेबल मैटर है। सिमिलरली नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि एनसीपी के सांसद रमेश मल्ला ने भी इस मैटर को सीरियस और सेंसिटिव बताते हुए इसका रिकॉर्ड हटाने की मांग की है। सीपीएन यूएमएल ने भी नेपाली पीएम के स्टेटमेंट पर आपत्ति जताते हुए इसे इररिस्पॉन्सिबल, फैक्चुअली गलत और अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट कहा है। यूएमएल के लीडर्स ने पीएम बालेन शाह से इस मैटर पर माफी मांगने की भी अपील की है और पार्टी ने यह भी कहा है कि पीएम की स्टेटमेंट से कंफ्यूजन हुआ है और एक्सपर्ट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस और आम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। नेपाल के फॉर्मर पीएम कमल थापा ने एक्स पर लिखा, उन्हें क्लियर करना चाहिए कि वो कौन सी जगह है और इसका क्या प्रूफ है। उन्हें तुरंत इस गलती को सुधारकर इंडिया की जमीन रिस्पेक्टफुली लौटा देनी चाहिए। कमल थापा ने पीएम बालेन शाह के स्टेटमेंट को गैर जिम्मेदाराना कहा और पीएम से अपने हल्के और ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट को सुधारने की अपील भी की। सोशल मीडिया पर भी बालेन शाह को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। यूजर्स ने लिखा है कि हम नेपाली लोगों ने सोशल मीडिया पर मिली पॉपुलैरिटी के बेसिस पर एक पीएम चुना। आज संसद में उनकी स्पीच ने एक बार फिर दिखा दिया कि उन्हें जितना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया वो उससे कई कम काबिल हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा, ये इरादों पर शक करने की बात नहीं है, बल्कि ये बात है कि देश के प्राइम मिनिस्टर जैसे व्यक्ति को एक डिप्लोमेटिक मैटर पर इतनी हल्की और बचकानी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। जब पीएम ने ऐसा कमेंट किया तो उन्हें याद रखना चाहिए था कि वो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं।
यह हंगामा इतना बढ़ गया कि नेपाल की फॉरेन मिनिस्ट्री को इस मामले में सफाई पेश करनी पड़ी। नेपाली फॉरेन मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट में कहा गया है कि इंडिया की ओर से नेपाल के लिपुलेख इलाके से होकर मानसरोवर तीर्थ यात्रा का रास्ता खोलने के लिए नेपाल गवर्नमेंट ने अपनी ऑफिशियल स्टैंड डिप्लोमेटिक नोट के जरिए इंडिया को भेजा था, जिसका जवाब भी मिल गया है। स्टेटमेंट में आगे कहा गया है कि नदियों के घुमाव की वजह से इन जगहों के अलावा कुछ और जगहों पर क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन जैसी इंक्रोचमेंट की प्रॉब्लम है, जिन्हें दोनों देश बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। अब सवाल है कि इंडिया और नेपाल के बीच का ये बॉर्डर डिस्प्यूट आखिर है क्या? इसे पूरा समझते हैं। इंडिया और नेपाल के बीच 1850 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, जो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लगा हुआ है। इंडिया और नेपाल के बीच का बॉर्डर डिस्प्यूट उत्तराखंड और बिहार वाले एरिया को लेकर है। नेपाल क्लेम करता रहा है कि महाकाली नदी के ईस्टर्न पार्ट में लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख के साथ पूरा एरिया 1816 की सुगौली ट्रीटी के बेसिस पर ही नेपाल का हिस्सा है। लिपुलेख नेपाल के नॉर्थ वेस्ट में है। ये इंडिया, नेपाल और चाइना बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। इंडिया इसे उत्तराखंड का पार्ट मानता है। नवंबर 2019 में इंडिया ने जम्मू कश्मीर का पार्टीशन कर 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई। इसके साथ ही नया मैप जारी किया और इस मैप में ये इलाके इंक्लूडेड थे। नेपाल ने इस पर ऑब्जेक्ट किया और कहा कि इंडिया अपना मैप बदले, क्योंकि काला पानी उसका इलाका है। 18 जून 2020 को नेपाल ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर देश के मैप को अपडेट किया। अमेंडमेंट के बाद नेपाल के मैप में लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा दिखाए गए। इंडिया ने इसे वन साइडेड बताते हुए नेपाल के टेरिटोरियल क्लेम्स को मानने से साफ इनकार कर दिया। सबसे पहले सुगौली ट्रीटी के बारे में जानते हैं। ये ट्रीटी 1816 में नेपाल के राजा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, महाकाली रिवर को इंडिया और नेपाल के बीच वेस्टर्न बॉर्डर माना गया था। रिवर का ईस्टर्न पार्ट नेपाल का होगा और वेस्टर्न पार्ट इंडिया का। इसे लेकर नेपाल का मानना है कि लिम्पियाधुरा महाकाली रिवर का ओरिजिन है, जिसकी वजह से लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी नेपाल का हिस्सा है। तो वहीं इंडिया का मानना है कि महाकाली नदी का ओरिजिन काला पानी के आसपास के झरनों से हुआ है। काला पानी को इंडिया उत्तराखंड का पार्ट मानता है, तो वहीं नेपाल इसे दार्चुला डिस्ट्रिक्ट का पार्ट मानता है। लिपुलेख एक माउंटेन पास है जो कि इंडिया को तिब्बत से कनेक्ट करता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी ये एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो वहीं नेपाल इसे अपने देश का पार्ट मानता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, बिहार और नेपाल बॉर्डर को लेकर भी विवाद है। यहाँ सुस्ता एरिया को लेकर दोनों देशों का झगड़ा है। यहाँ गंडक नदी को बॉर्डर माना जाता है, लेकिन गंडक नदी टाइम टू टाइम अपना रास्ता बदलती रहती है। अब ऐसे में बहुत सा एरिया कभी नदी के इस ओर तो कभी नदी के दूसरी ओर हो जाता है और इस तरह लोकल लेवल पर जमीन की ओनरशिप को लेकर विवाद होता है। इंडिया को लेकर पीएम बालेन शाह का स्टैंड अभी क्लियर नहीं है। बालेन शाह की लीडरशिप वाली गवर्नमेंट के बनने के बाद से लमी-छाने रूलिंग पार्टी के पहले टॉप लेवल लीडर हैं, जिन्हें इंडिया आने का इन्विटेशन मिला है। बीजेपी के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बीजेपी हेड नितिन नबीन के इन्विटेशन पर वो 1 जून से इंडिया आ रहे हैं। देखना होगा कि मीटिंग इंडो नेपाल रिलेशंस के लिए कैसी साबित होती है। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए सिंहबाद। बाय बाय।